Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our 8th class of chapter integration. In the last class we have done till the indefinite integrals part and today we are starting with the new topic, that is the part 2 of the integration chapter, that is definite integrals. So without any delay, let's get started. तो डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होता है? तो मैंने जब इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था इन द क्लास 1, मैंने आपको इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में डिफरेंस बताया था. तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. इनडेफिनाइट में हमें लिमिट्स नहीं दे रखी होती और डेफिनाइट में हमें लिमिट्स दे रखी होती हैं. ठीक है. डेफिनाइट में एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है क्वेश्चन का जो भी हमें इंटीग्रेट करना है, और इनडेफिनाइट में हमें मल्टीपल आंसर्स दिखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के. जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हम हर चीज़ में +c लिखते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. मैंने बताया था कि हम क्यों c लिखते हैं एंड आई होप अभी सबको क्लियर होगा कि हम c क्यों लिखते हैं +c इनडेफिनाइट में. डेफिनाइट इंटीग्रल्स में वो +c नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द लिमिट्स और हम आंसर ही कांस्टेंट फंक्शन में, मतलब कांस्टेंट वैल्यू में निकालते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम c नहीं देखते. यहाँ पे आपको लिमिट्स देखने को मिल जाएगी. जैसे यहाँ पे मैंने a और b ले रखी है लिमिट्स, तो इंटीग्रेट करोगे तुम्हारा नया फंक्शन बनेगा और हमारी हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है. ठीक है. ये सब याद करना. तो डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. अब डेफिनाइट इंटीग्रल में हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है. जैसे इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हमने कुछ टाइप्स देखे थे जिन पे हमने वर्क किया था, वैसे ही डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको प्रॉपर्टीज दिखने को दिख जाएंगी. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लगा के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ हमें सिंप्लीफाई करना होता है, देन उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज लगती हैं, दैट इज सम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है. अब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन या तो आपको 5 मार्कर्स में मिल जाएंगे CBSE में, बट वो भी आपने ना करे होंगे कि कभी ना कोई पॉइंट पे, जैसे आपने मेरी वर्कशीट में कर लिया, क्लास में कर लिया, या फिर NCERT से आपको क्वेश्चन दिख गया, या आपने अपने स्कूल वगैरह में वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो वही आपको CBSE में दिखेगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा. ठीक है. बाकी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है IIT JEE या फिर CUET, उसमें कई बार CUET में भी वैसे बहुत कम होता है कि आपके बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो, क्योंकि टाइम उसमें कम होता है CUET में और आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने को देते हैं, तो उसमें भी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं. जो IIT JEE वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपको बड़े से डेफिनाइट इंटीग्रल दे देंगे, उसमें समेशन लगा देंगे, या फिर उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे डेफिनाइट इंटीग्रल के सम दे देंगे जिसमें पहले इनडेफिनाइट की प्रॉपर्टी लग रही है, देन वो डेफिनाइट में जा रहा है, देन डेफिनाइट के 2-3 प्रॉपर्टी लग रहे हैं एंड देन वो सॉल्व हो रहा है. ठीक है. तो उसमें ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो आगे हम देख लेते हैं कि हम कैसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे CBSE में अच्छे मार्क्स आ जाएं. तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की. सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या दिखती है कि हमें लिमिट दे देंगे कोई भी. सपोज मैंने यहाँ से A से B लिमिट ले ली अपनी. ठीक है. मैंने यहाँ पे अपनी A से B लिमिट ले ली और उसको हम t के फॉर्म में, जैसे हम कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट करवाते हैं, जैसे पुट x = t हम लिखते हैं, तो इसमें तुम्हारी लिमिट चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी. तो तुम ft लगा लो, अंदर x की जगह t पुट कर लो, लेकिन तुम्हारी लिमिट A से B ही रहेगी. ठीक है. तो ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी होगी. बहुत इजी, सिंपल है ना. तो आगे बढ़ते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे. उसमें क्या है, अगर तुम अपनी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, मतलब अगर तुम्हारी लिमिट A से B जा रही है और अब तुम्हें B से A करना है, तो तुम्हारे आगे बस एक माइनस का साइन लग जाएगा ये. ठीक है. तो ये भी बहुत इजी था. अब आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 पे. प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज कि अगर तुम्हारा fx है और बीच में एक फैक्टर बन रहा है या फिर एक तुम्हारा सोल्यूशन आ रहा है. सपोज अगर मेरे पास x-3 का मॉड है इन बिटवीन, ये ले लो 1 से लेके 6, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी. अब मॉड को हम इंटीग्रेट नहीं करवा सकते, सिर्फ हम उसको डिफरेंशिएट में ही ला सकते हैं ना. तो इसमें
तुम इंटीग्रेशन में इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम इसको नॉर्मली x माइनस 3, अब तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी कि x माइनस 3 मॉड में आपको दिख जाए तो उसके दो चीज़ें होती हैं, या तो मॉड हमारा नेगेटिव में है या फिर मॉड हमारा पॉजिटिव में है। तो ये हमारे दो चीज़ें आ जाती हैं। अब दो चीज़ों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, अब उसके लिए अलग अलग लिमिट आनी है। तो वो अलग अलग लिमिट कैसे आएंगे? हम उसको डिवाइड कर देंगे दो चीज़ों में। जैसे यहाँ पे मेरा c एक फैक्टर था बीच में, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि एक लिमिट मेरी जा रही है a से c और दूसरी लिमिट जा रही है मेरी c से b। तो इसमें क्या होगा, एक लिमिट मेरी जाएगी 1 से 3 x माइनस 3 dx पे, और एक लिमिट मेरी जाएगी 3 से 6 x माइनस 3 dx पे। ठीक है, समझ आया सबको? आगे बढ़े तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से 0 से a हमारी लिमिट, जब भी कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें 0 से a लिमिट दिख जाए ना, a माइनस एक्स डाल दो उसको। अब a माइनस एक्स कैसे डलेगी? 0 से a जा रही है लिमिट, जो अपर लिमिट है माइनस एक्स वेरिएबल डाल दो, वो तुम्हारा कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिखेगा, और जो तुम्हारी x वाली जो 0 से a एफ एक्स और 0 से a एफ ए माइनस एक्स वाली दोनों इक्वेशन है, इनको ऐड कर दो और तुम्हारा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, या तुम्हारी कोई कांस्टेंट टर्म x के उसमें आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है ये प्रॉपर्टी, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में लग जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी ना, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी ना 5 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाती है। उसमें जब तुम्हारी दो प्रॉपर्टीज लगती है तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ये होती है उसमें जो लगती है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए कि एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स कैसे बना, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एफ ए माइनस एक्स ले लिया और ए माइनस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। अब उसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा यहाँ पे माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। अब मैंने इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 1 लग गई कि मैंने उसको टी में पुट किया, तो एक बार मैं लिमिट्स एक बार चेक कर लेती हूँ मेरी कैसी आएंगी। तो अगर मैं x को 0 पुट करूँगी तो मेरा t क्या होगा, यहाँ पे a बन जाएगा, है ना। और वैसे ही अगर मैं x को a पुट करूँगी तो मेरा जो यहाँ पे t है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा 0 था वहाँ पे मैं a रख दूंगी, और जहाँ पे मेरा a था वहाँ पे मैं 0 रख दूंगी। ठीक है, वो रख दिया, मेरा आगे माइनस आ गया, उसको मैंने इंटरचेंज करा दिया। किससे कराया इंटरचेंज? बाय यूजिंग माय प्रॉपर्टी नंबर 2, और मैंने इंटरचेंज करवाया तो मेरा 0 से a लिमिट में एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव हो गई। तो आई होप सबको समझ आ गई होगी। और अगर प्रूविंग क्वेश्चन ये समझ नहीं भी आया ना, इट डजेंट मैटर, तुम्हारे एग्जाम में प्रूव करने को नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। ये बस तुम्हारा बताने के लिए है कि जिनको ऐसे क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये कैसे आया, तो उनको बताने के लिए है कि ये ऐसे आया है। बाकी तुम प्रॉपर्टीज याद कर लो अच्छी तरह से, कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे यूज होती है। वो तो एप्लीकेशन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बढ़ते हैं। लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ये प्रॉपर्टी जैसे ए माइनस एक्स वाली है वैसे टाइप की है। इसमें क्या है, बस हमें लिमिट नीचे वाली में 0 नहीं है। अब एफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी हमारी वहाँ लगेगी जिसमें हमारी जो लिमिट है, जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और ये वाली प्रॉपर्टी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हमारी वहाँ लगेगी जहाँ पे हमारी दोनों लिमिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसमें और वो a माइनस एक्स कैसे आया, और यहाँ पे a माइनस बी माइनस एक्स क्यों नहीं आया, a प्लस बी माइनस एक्स क्यों आया, अब उसका भी देख लो। यहाँ पे मेरा 0 से a था, अगर इसको वो वाली प्रॉपर्टी भी ऐसी ही फॉर्म की है, उसको कर लो तुम a प्लस 0 माइनस एक्स। अब 0 दिखाते थोड़ना है, तो ये तो गायब ही हो गया, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बच गया। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ऐसे ही डायरेक्ट दिखाई थी वो वाली। तो ये वाली भी ऊपर वाली टाइप की है,
तो आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। इट से 0 से 2a इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या है, तुम्हारा इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब 11th में हमने थोड़ा इवन ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था वो अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे। इवन ऑड फंक्शन में क्या होता है, जब तुम्हारे फंक्शंस इवन होते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा 0 से a लिमिट जाएगा और आगे डबल हो जाएगी वो चीज़, ठीक है, मतलब हमारा इंटीग्रेट 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे एज ए कोफिशिएंट। एफ एक्स डी एक्स सिंपली वो इंटीग्रेट करेंगे। अब एक तो हमारा हो गया कि इवन फंक्शन है, दूसरी चीज़ हमारी होगी एफ टू ए माइनस एक्स। जब हमारा एफ एक्स के बराबर होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमारा एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की तरह, मतलब ऑड फंक्शन की तरह आएगा इक्वेशन में, मतलब ये रिजल्ट माइनस एफ एक्स करेगा, तो हम 0 डाल देंगे कि इसका आंसर हमारा 0 है, ठीक है। तो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। सेम टू सेम ही है, इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे माइनस ए से ए जा रहा है, तो इसमें क्या है, तुम्हारा ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, बस एक नेगेटिव होनी चाहिए, दैट इज लोअर लिमिट हमारी नेगेटिव में होनी चाहिए और अपर लिमिट पॉजिटिव में होनी चाहिए। ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 0 से ये हमारी लिमिट चल जाएगी जब हमारा इवन फंक्शन होगा। अच्छा, कई बच्चों को ये भी नहीं पता इवन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ऑड फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो बच्चा, जब इवन फंक्शन निकालना होता है तो हम x को, जो हमारा एफ एक्स है, उसमें x जो है वो हमारा पॉजिटिव में है, उसको हम नेगेटिव में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एफ एक्स को f माइनस एक्स डाल दिया, और अगर ये मेरा एफ एक्स ही बना तो मेरा मतलब ये हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर ये f माइनस एक्स मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स बना तो मतलब ये मेरा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन आ गया तो मैं 0 डाल दूंगी, इवन फंक्शन आ गया तो मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगी। क्लियर है सबको? और ये चीज़ें मैंने फॉर्मूला शीट्स में भी दे रखी हैं, तो उसको भी पढ़ते रहना साथ में, ताकि ये सारा आपको सारी प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज थी। तो आगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 से इंटीग्रेट 2 से 5 लिमिट में मॉड में x माइनस 3। अभी मैंने बताया था जब हमें मॉड में कुछ चीज़ें मिल जाए जिसका कोई फैक्टर निकल रहा हो तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, और जितने फैक्टर्स हों उतना ब्रेक करते हैं, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स कितने, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो 3 है वो हमारा फैक्टर बन रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा बनेगा 2 से 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 से 5 x माइनस 3 dx। तो यहाँ पे तुम्हारा x माइनस 3 के आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे माइनस होता है और राइट हैंड साइड यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² बाई 2 माइनस 3x, माइनस में लिमिट हमारी 2 से 3 प्लस x² बाई 2 माइनस 3x, लिमिट हमारी 3 से 5, और यहाँ पे तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो 9 बाई 2 प्लस 9, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 6 प्लस 525 बाई 2 माइनस 15 माइनस 9 बाई 2 प्लस 9। तो ऐसे आएगा आपका, और ये आपको आगे सिंप्लीफाई करना है। अब इसको फर्दर तुम सिंप्लीफाई करोगे, इस पूरे को प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 5 बाई 2, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था, आ गया सबको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कुछ ऐसा सही है, इसमें बस तुम्हारा जो फैक्टर है वो 4 निकल रहा है, तो ये तुम्हारा फैक्टर 4 है, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा माइनस आएगा, ये तुम्हारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज लिख के नहीं दिखानी होती क्वेश्चन में, और ना ही आंसर शीट पे, ना ही क्वेश्चन पेपर पे, ये तुम्हारे माइंड में चलता है ये सारी चीजें। ये बस तुम्हें अभी इनिशियली मैं करके दिखा रही हूँ, आते आते मैं भी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो I इक्वल्स टू 2 से 4 माइनस में x माइनस 4 dx प्लस 4 से 5 x माइनस 4 dx। ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 4x 2 से 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x 4 से 5। अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस 16 बाई 2 प्लस 16 प्लस 4 बाई 2 माइनस 8 प्लस 25 बाई 2 माइनस 20 माइनस 16 बाई 2 प्लस 8 सॉरी प्लस 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस 16 बाई 2 एंड माइनस 16 बाई 2, यहाँ पे माइनस 16 आ गया, ये प्लस 32 हो गया हमारा, 4 बाई 2 और 25 बाई 2 प्लस 29 बाई 2 एंड माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 माइनस 28 कितना होता है, 48 माइनस 12 प्लस 29 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 24 प्लस 29 बाई 2, और तुम्हारा जो आंसर है वो आ गया 5 बाई 2। ठीक है, सबको समझ आ गया। बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा सेम है, बस इसमें ब्रेक नहीं होगा क्योंकि हमारा जो 6 फैक्टर है वो लिमिट से बाहर है, तो इसको तुम खुद सॉल्व करना। ये तो बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है विदाउट एनी ब्रेक, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या है, तुम्हें एक फैक्टराइजेशन की टर्म दे रखी है जिसके तुम्हारे फैक्टर निकलेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 तुम्हारे फैक्टर्स निकलेंगे। अब x माइनस 1 पे तुम 0 से 1 जाना, फिर x माइनस 2 पे 1 से 2 जाना, तुम्हारा दो ब्रेक करके आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये वाला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखने में अच्छा है, मतलब कंपैरेटिवली अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से तो अच्छा ही दिख रहा है। तो इसमें क्या है, तुम्हारे पहले फैक्टर्स ही निकलेंगे, तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका आएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल्स टू माइनस 1 3 बाई 2 x माइनस 1 x प्लस 1 मैंने नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, dx। ठीक है, अब तुम्हारे जो फैक्टर्स निकले हैं वो यहाँ से 0 निकला है, 1 निकला है एंड माइनस 1 निकला है, तो इसको ऑर्डर में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे
-1 से लेके तुम्हारा 0 तक जाएगा, x, x माइनस 1, x प्लस 1। तो इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स के फॉर्म में, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स माइनस ऑफ, ये तुम्हारा जाएगा 0 से 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस में ये तुम्हारा जाएगा 1 से 3/2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो तुम समझ रहे हो जितने तुम्हारे फैक्टर्स होंगे उतनी टर्म्स स्प्लिट होंगी, टर्म्स स्प्लिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारा एक सिंपल सा फंडा है। अब इसको तुम खुद इंटीग्रेट कर ही सकते हो, खुद टर्म्स खुद लिमिट्स लगाओ और तुम्हारा जो इसका आंसर है वो फिर आएगा। ये तुम्हें खुद प्रोसीड करना है, सॉल्व योरसेल्फ। इसका जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आना चाहिए 105/64। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। अब ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड है, जो कि है एफ एक्स लिमिट 0 से a इक्वल्स टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 से a। तो ये उस पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होएगा। तो जो हम लिमिट लगाते हैं, पहले तो हम इसको लिख देंगे i इक्वल्स टू 0 से π/2 रूट साइन x डिवाइड बाय रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। ये तुम्हारा पहला हो गया, पहली इक्वेशन। अब यूजिंग प्रॉपर्टी एफ एक्स लिमिट में 0 से a dx इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस x dx। तो ये तुम्हें लिखना है, ठीक है ना, लिख दो, ज्यादा ही बेटर है। i इक्वल्स टू 0 से π/2, यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी लगा दो साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, dx। तो इसको आगे तुम फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, i इक्वल्स टू 0 से π/2। अब साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। वेरी गुड। ऐसे ही बाकी को तुम टर्न कर दो, साइन x प्लस cos x dx। तो ये तुम्हारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 we get, यहाँ पे i प्लस हो गया तो 2i बन गया। 0 से π/2 है हमारी लिमिट। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। साइन x ऊपर है एक इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में cos x ऊपर है, और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास सेम चीज आ गई, साइन x प्लस cos x। तो मैंने जब प्रॉपर्टी बताई थी तो क्या बताया था कि इसमें कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और तुम्हारे पास 1 ही बचता है आखिर में सॉल्व करने को। तो ये 0 से π/2 dx बच गया। इसको सॉल्व करो, तुम्हारा π/2 आंसर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 था तो i इक्वल्स टू π/4
विल बी आर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रॉपर्टी देखो कितनी इजीली लग गई। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, वॉट एवर, मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा log tan x आ गया। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हमारी वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको तुम 1 मार्क कर लो यूजिंग प्रॉपर्टी, वो तुम इक्वेशन यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, 0 से π/2 log tan π/2 माइनस x dx इक्वल्स टू 0 से π/2 log tan π/2 माइनस x क्या होता है, वेरी गुड, cot x dx। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ एडिंग 1 and 2 we get 2i हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू, अब लॉग में जब दोनों इक्वेशन ऐड हो रही हो तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो ये बन जाएगा log tan x, और मैं cot x को एज 1/tan x लिख सकती हूँ, तो ये मेरा log tan x बन गया dx। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे लिमिट्स लिख देती हूँ। सो 2i हमारा 0 से π/2 इंटीग्रेशन में log 1 के बराबर आ गया dx, और log 1 क्या होता है 0, तो हमारा i क्या होएगा, आंसर 0। वेरी सिंपल। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबको समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी सा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास π/4 है, तो इसको हम पहली 1 इक्वेशन मान लेंगे। तो ये आएगा तुम्हारा 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x dx इक्वल्स टू 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे तुम tan का फॉर्मूला लगा दो और ओपन अप कर दो इसको, तो tan π/4 माइनस में tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan/4 इंटू tan x होता है, तो ये 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x बन गया dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x डिवाइड में 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पे tan x कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा 0 से π/4 log 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx। अब ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब दोनों इक्वेशंस को तुम ऐड कर दो, तो मिलेगा तुम्हें एडिंग 1 and 2 we get 2i equals to log 1 plus tan x plus log 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx। तो जब हमें पता है जब log की दो टर्म्स हमारी एडिशन में होती है तो हमारा वो अंदर वाली टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, तो वैसे लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं डाली, 0 से π/4 हमारी लिमिट है, तो log 2i इक्वल्स टू 0 से π/4 लिमिट में log 1 प्लस tan x इंटू में 2 डिवाइड बाय tan x 1 प्लस
dx, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 0 से π/4 लिमिट में log 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, 2y इक्वल्स टू x log 2 0 से π/4, और i हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/4 डाल देंगे और 2 डिवाइड में तो π/8 log 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सबको समझ आ गया। आज हमारा बस इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो सब ये वाले क्वेश्चन एक बार खुद अटेम्प्ट कर लेना। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। काफ़ी छोटी क्लास थी आज की, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रल्स के आज मैंने कुछ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। जिन जिन को प्रॉपर्टीज़ याद करनी हो या फिर दोबारा रिवाइज करनी हो, फॉर्मूला शीट देख लेना, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। और जो जो मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए हैं उसको रिवाइज करा देना। आज मैं इंटीग्रेशन की वर्कशीट नंबर 4 डालूंगी, वो प्रोबेबली इंडेफिनाइट इंटीग्रल की लास्ट वर्कशीट होगी। वर्कशीट नंबर 5 से हम डेफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो मैं वर्कशीट नंबर 4 डाल दूंगी, वो वाली अटेम्प्ट कर लेना। और जितने भी अभी तक पेंडिंग तुम्हारी वर्कशीट्स रह गई हैं उसको अटेम्प्ट कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक की जितने भी मैंने वीडियोस या लेक्चर्स जो भी हैं मैंने डाले हैं उनको तुम देख लेना और अच्छे से समझना, उनको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाती हूँ वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको इग्नोर मत करना। तो आज की वीडियो में कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।